नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं अपनी चित्रित पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 4, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। तो ये चैप्टर जो है, ये पाठ जो है जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखा गया है और ये पाठ लिखा गया है मशहूर पक्षी वैज्ञानी सलीम अली जी की मृत्यु के तुरंत बाद। तो जाबिर हुसैन जी ने ये डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है, यानी कि जिस तरह से जब सलीम अली जी की मृत्यु हुई तो उसके तुरंत बाद, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने ये डायरी शैली में एक संस्मरण लिखा, यानी कि सलीम अली जी को याद करते हुए, उनके पूरे जीवन को याद करते हुए। देखिए, संस्मरण के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कई विधाएं होती है हमारे गद्य में, जैसे हमारे काव्य में भी अलग अलग विधाएं होती है, उसी तरह से गद्य में अलग विधा होती है। जैसे आपका यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, निबंध है, ठीक है, और आपका शब्द चित्र है या कहानी है या आपका निबंध है। तो इस तरह से ये आपका संस्मरण है। संस्मरण यानी कि जिसमें आप पुरानी चीजों को याद करते हुए लिखते हैं। तो डायरी शैली में लिखा गया ये एक संस्मरण है सलीम अली जी को याद करते हुए जाबिर हुसैन जी द्वारा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सलीम अली जी हैं वो मशहूर पक्षी वैज्ञानी है, ठीक है। तो किस तरह से ये पाठ लिखा गया है, बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन यहाँ पर किया गया है सलीम अली जी के बारे में और काफी सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए, जो पाठ, कई बार ऐसी चीजें होती है कि जो हम नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस से बिल्कुल अलग होती है चीजें। लेकिन यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये आपको काफी कुछ सिखाने वाला है, काफी कुछ बताने वाला है, क्योंकि ये हिंदी के पाठ में, हिंदी जो आपकी भाषा है, भाषा साहित्य की आपकी नोटबुक में एक ऐसा चैप्टर ये दिया गया है कि जिससे आप पक्षियों के बारे में भी या पक्षी विज्ञान के बारे में भी काफी कुछ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम अपने इस चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ ही समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पाठ के जो लेखक है वो है जाबिर हुसैन जी। तो जाबिर हुसैन जी के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं कि जाबिर हुसैन जी कौन है और किस तरह से उनका जो जन्म कहाँ पर हुआ है, ये सारी चीजें। तो जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 में गांव नैनही, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ था। और वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए उन्होंने 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित वो हुए और मंत्री भी बने। सन 1995 से बिहार परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन जी हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी एवं तीनों भाषाओं में समान अधिकार रखते हैं। हिंदी में भी, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी, तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है वो है डोला, बीबी का बाजार, मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। तो यहाँ पर इनकी जन्म से लेकर और इनके जो इन्होंने कार्य किए और उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं कुछ, वो यहाँ पर दिए हैं। और इनके बारे में बताया है कि इनको तीनों भाषाओं में समान अधिकार से ये लिखते हैं, यानी कि हिंदी में भी, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जाबिर हुसैन जी के जीवन के बारे में पढ़ा, जाबिर हुसैन जी को हमने यहाँ पर जाना। तो अब हम इस पाठ को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तो जाबिर हुसैन जी का ये चित्र है और जिसमें सलीम अली जी का ये चित्र है, जो एक मशहूर पक्षी वैज्ञानी है। और उनके विषय में शुरुआत की गई है कहाँ से पाठ की, देखिए, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर, क्योंकि वो क्या है, वो एक मशहूर पक्षी वैज्ञानी है। तो सुनहरे परिंदों के पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। मौत की
खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके ये कहाँ संभव है। कोई रोक टोक सके ये कहाँ संभव है। इस टाइम पे उन्हें कौन रोक सके, कौन टोक सके, ये कहीं पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। ये जो मौत का हुजूम चल रहा है, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। ये जो आज सफर कर रहे हैं, ये सफर जो है पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। यानी कि इससे पहले उन्होंने जो भी सफर किए हैं, यात्राएं की हैं, ये उन सब से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। जो भीड़ भाड़ की जिंदगी है और ये तनाव भरा जो माहौल है, इससे सालिम अली जी का ये आखिरी पलायन है। यानी कि आखिरी बार वो इससे दूर जा रहे हैं, इससे दूर हट रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। तो जहां पर मैंने क्या बताया था आपको कि जाबिर हुसैन जी द्वारा ये सलीम अली जी की मृत्यु के तुरंत बाद ही लिखा गया ये डायरी शैली में एक संस्मरण है कि किस तरह से उनकी मृत्यु के समय भी, मृत्यु के टाइम पे कि किस तरह से जब उनको लेकर जाया जा रहा था, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि अब तो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसता है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर उसे लौटाना भी चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कोई अपने दिल की हरारत यानी कि कोई अपने दिल की धड़कन और अपने एक तरह से अपने जिस्म की हरारत यानी कि अपने शरीर की जो एक गर्मी है, क्योंकि मृत्यु के बाद जो है मनुष्य का जो शरीर होता है वो ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, तो कोई अपने जिस्म की हरारत और अपने दिल की धड़कन देकर भी अगर उसे लौटाना चाहे, उसे वापस बुलाना चाहे, तो फिर वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गाएगा। वो पक्षी जो है अपने सपनों के गीतों को दोबारा नहीं गा पाएगा, क्योंकि एक बार जब मृत्यु हो जाती है तो फिर व्यक्ति दोबारा जीवित नहीं होता है, दोबारा जीवित नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पर खुद से फिर लिखते हैं जाबिर हुसैन जी कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। यानी कि मुझे नहीं लगता कि इस सोए हुए पक्षी को कोई जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि वर्षों पूर्व खुद सालिम अली जी ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, लेकिन यह उनकी भूल है, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह से जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। यानी कि वो लोग कहते हैं, जाबिर हुसैन जी यहाँ पर कहते हैं कि वर्षों पहले सलीम अली जी ने खुद कहते थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। क्यों है उनकी भूल? तो ये उनकी भूल ठीक वैसे ही है, उसी तरह है जैसे लोग जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से, यानी कि देखिए जो झरने हैं, पहाड़ है, जंगल है, ये सब क्या है? प्रकृति है, ये सब प्रकृति की देन है। लेकिन मनुष्य जो है ये इसको भी आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज की मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का श्रोता फूटता महसूस कर सकता है? यानी कि
कोई इंसान जो है वो अपने कानों में पक्षियों की आवाज सुनकर, ठीक है, यहाँ पर जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं कि सलीम अली जो है वो क्या करते थे, उनको क्या होता था जब वो पक्षियों की आवाज सुनते थे तो क्या होता था, उनके कानों में एक मधुर संगीत जो है अपने आप का श्रोता जो है अपने आप फूट पड़ता था। एहसास की एक ऐसी ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। एहसास की एक ऐसी ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। और इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और कब शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाली अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की परी जो पूरी दुनिया संगीतमय थी। तो देखिए ये सब एहसास की बातें हैं। तो यहाँ पर सलीम अली को भी एक एहसास माना गया है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मिलना, ऐसे व्यक्ति का होना शायद ही एक तरह से मुश्किल है। तो सलीम अली जी के विषय में कहा है कि वो भी एक क्या थे, वो एक मिथक की तरह थे, यानी कि ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसा सच भी हो सकता है कि कोई इतना ज्यादा निस्वार्थ भाव से पक्षियों की सेवा करे, पक्षियों के लिए काम करे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि पता नहीं इसी इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे बड़े किंतु घने वृक्षों की छाह में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाली अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या कहा है आगे। तो ये सब इसको क्या बताया है, इन सबको बताया है एक तरह से कि जो हम सोचते हैं, पता नहीं यह सब कब हुआ, पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। तो ये सब क्या है, ये सब एक एहसास ही तो है, ये सब एक एहसास ही है। देखिए कब कब ये सारी चीजें घटित हुई होंगी, कब कृष्ण ने मधुर बंसी बजाई होगी, कब गोपियों के साथ रास लीला रचाई होगी, कब गोपियों के साथ उन्होंने शरारत की होगी, कब दूध भरे एक तरह से दूध छाली से मुंह भरे होंगे, कब उन्होंने एक तरह से जब पूरे वृंदावन की जो नगरी थी वो संगीतमय हुई होगी। लेकिन जब आज भी देखिए ये किसी को नहीं पता कि ये कब हुआ था, हम एक समय के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता, ये किसी ने एक तरह से एक बिल्कुल सामने अपने नहीं देखा। लेकिन आज भी अगर वृंदावन जाते हैं, अगर आज भी वृंदावन जाते हैं तो जो नदी का सांवला पानी है, वहां की जो नदी है उसका जो सांवला पानी है वो इस पूरे घटनाक्रम को याद दिला देता है, उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ेगी तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। तो इस तरह से ये सब क्या है, ये सब एहसास की बातें हैं, ये सब एक तरह से फील करने की बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली हुआ है, यानी क्या वृंदावन भी कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए
जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। ये है सालिम अली जी। तो यहाँ पर क्या बताया है कि कमजोर एक तरह से काया वाले जो व्यक्ति हैं सालिम अली जी, इन पर भी एक नजर डाली जाए। देखिए ये सब चीजें हम यहाँ पर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ये सब सवालों के जवाब तलाश करने से पहले हमें कमजोर काया वाले व्यक्ति जिनका नाम है सालिम अली जी, उन पर ये नजर डालनी चाहिए। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे हैं, यानी कि 100 वर्ष होने में, उम्र को शती तक पहुंचने में 100 वर्ष होने में थोड़े ही समय बच गया है। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया होगा, क्योंकि वो एक पक्षी वैज्ञानी है और उनका काम है कि जगह जगह जाकर, अलग अलग स्थानों पर जाकर पक्षियों का अध्ययन करे, पक्षियों के फोटोज खींचे, पक्षियों के विषय में जानकारी एकत्रित करे, पक्षियों के संरक्षण के विषय में काम करे, पक्षियों को बचाने के लिए, पक्षियों की नई नई प्रजातियों के विषय में जानने के लिए और उनको सूटेबल कंडीशंस हम किस प्रकार से दे सकते हैं उस चीज के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए उन्होंने बहुत सारी लंबी लंबी यात्राएं की और शायद इसी कारण उनका शरीर जो है कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो और शायद इसीलिए ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, सलीम अली की जो मृत्यु हुई थी वो कैंसर से हुई थी, कैंसर बीमारी से हुई थी। तो यहाँ पर बताया है कि सलीम अली जो उनकी मौत है, मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय में मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी कि इतने बुजुर्ग अवस्था में आने पर भी आप देख सकते हैं कि वो शती के करीब हैं, 100 वर्ष आने के करीब है और साथ ही उनको इतना भयानक जो है जानलेवा बीमारी जो है लगी हुई है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद मौत जो अंतिम समय था, अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से जो रोशनी है उसको छीनने में सफल नहीं हो पाई। यानी कि वो अच्छा खासा एक तरह से देख पाते थे और चीजों को समझ पाते थे और जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति जीवन भर समर्पित रही। यानी कि जो नजर थी वो हमेशा पक्षियों की तलाश और पक्षियों की हिफाजत की, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए इसके लिए जो हमेशा से समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। यानी कि जो उनकी आंखों पर ये दूरबीन हमेशा चढ़ी होती थी, ये दूरबीन जो उनकी आंखों पर रहती थी, ये उनकी मौत के बाद ही उनकी आंखों से उतरी थी। यानी कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी, अपने जीवन के अंतिम समय में भी उन्होंने अपना जो काम है वो पूरी लगन, पूरी निष्ठा और पूरे कर्तव्य के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ किया। वो लास्ट तक भी जो पक्षियों के प्रति उनका स्नेह था, पक्षियों के प्रति जो अपना कर्तव्य वो समझते थे, उसको उन्होंने अपने अंतिम समय तक भी नहीं छोड़ा। तो जो ये दूरबीन थी जिससे वो पक्षियों को देखा करते थे, समझा करते थे, जाना करते थे, या उनके जीवन के यानी कि उनकी मौत के बाद ही शायद उनकी आंखों से उतरी होगी। जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ होगा। यानी कि जिस तरह से वो चिड़िया को एक तरह से निहारते थे, यानी कि चिड़िया के बारे में, बर्ड्स के बारे में जिस तरह से वो स्टडी करते थे, जिस तरह से बर्ड्स के वो संरक्षण के लिए या उनके विषय में पूरी जानकारी, एक तरह से उनको पूरी तरह से स्टडी करना जो काम है वो करते थे, तो ऐसा शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति हुआ होगा। लेकिन अपने एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। जब कभी वो अपने एकांत के क्षणों में होते थे, जब वो इस तरह से बिल्कुल अकेले होते थे, एकांत में होते थे, तो कभी कभी उन्हें बिना दूरबीन के भी देखा गया है। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। यानी कि
जैसे उनकी आंखों के बारे में कहा कि जो इतनी भयंकर बीमारी के बाद भी उनकी आंखें जो है वो बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल सही थी और वो सही सही जो है देख पाते थे, परख पाते थे। और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी बात कही कि कभी कभी जो है सालिम अली को बिना दूरबीन के भी देखा गया है और उस टाइम पे जब वो एकांत में होते थे तो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके हुए आसमान, यानी कि जहां पर हमें लगता है कि यहाँ पर ये इस आसमान का एक छोर है, इस क्षितिज है यानी कि अंत है, तो वो कहते हैं कि इस अंत तक उनकी नजरों में उस आसमान को छूने वाली, यानी कि वो वहां तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पाते थे। और वो कहते हैं उनकी नजरों में कुछ ना कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था, यानी कि प्रकृति को जो अपने चारों तरफ का वातावरण है उसको वो अपनी नजरों में उतार लेते थे, अपनी नजरों में वो उसको रख लेते थे। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। सालिम अली जो थे वो उन लोगों में से थे कि वो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय, जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे कि इस तरह से जो प्रकृति का जो प्रभाव है उससे एक तरह से उससे प्रभावित होने के बजाय, प्रकृति के जो नियम है उससे प्रभावित होने के बजाय वो अपने आप को इस तरह से बना लेते थे कि वो पूरी तरह से प्रकृति के साथ मिले हुए प्रतीत होते थे, प्रकृति के साथ वो जुड़े हुए प्रतीत होते थे। उन्होंने अपने आप को इस तरह का बिल्कुल बना लिया था। तो यहाँ पर आगे कहा है कि उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी, यानी कि वो कहते थे कि जो ये प्रकृति है, इस प्रकृति में हर तरफ, चारों तरफ हंसती खेलती एक रहस्य भरी दुनिया है। रहस्य भरी यानी कि हर जगह आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा, हर जगह आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हर जगह आपको कुछ ना कुछ समझने को मिलेगा। तो वो क्या कहते थे कि वो कहते हैं कि प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती, यानी कि हंसी खुशी से भरी हुई। अब देखिए जो चिड़ियों की दुनिया है, जो चिड़िया की दुनिया है, जो जीव जंतुओं की दुनिया है, जो वन्य प्राणियों की दुनिया है, जो जल में रहने वाले जीव जंतुओं की दुनिया है, आप देखेंगे कि हर जगह का जो माहौल है, अगर हम उसको स्टडी करेंगे, अगर हम उसको पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो हंसी खुशी का माहौल हर जगह है और एक रहस्य भी हर जगह है, एक राज भी हर जगह रहता है कि ये सब चलता कैसे है, ये सब चलता कैसे है, प्रकृति इसे कैसे एक तरह से नियंत्रित करती है, प्रकृति कैसे इसे बैलेंस करती है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और ये जो दुनिया थी, इस दुनिया के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। ये दुनिया जो उन्होंने अपने लिए गढ़ी थी, अपने लिए बनाई थी, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी इस दुनिया को बनाने में। ये प्रकृति से जुड़ने की जो दुनिया है, प्रकृति से जुड़े रहने की जो दुनिया है, उसको बनाने में उनकी जो जीवन साथी थी, यानी कि उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने काफी सारा योगदान, काफी सारी मदद उन्हें दी थी। तहमीना उसकी स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। जो तहमीना थी वो उनको बहुत अच्छे से जानती थी, बहुत अच्छे से उन्हें समझती थी और बहुत अच्छे से उनके काम को समझती थी और हर जगह पर उनकी हेल्प करती थी, क्योंकि सलीम अली जी को एक तरह से वो बचपन से जानती थी, क्योंकि वो उनकी क्लासमेट यानी कि जो उनकी सहपाठी वो रही थी उनके स्कूल के दिनों से। जब वो सलीम अली जी जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय पर वो उनके स्कूल के दिनों की मित्र थी। तो देखिए यहाँ पर जो एक जरूरी जो बात है वो बताई है सलीम अली जी के बारे में। आप आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो जिस तरह से हमने यहाँ पर एक बर्ड वॉचर की जो पूरी दुनिया देखी, बर्ड वॉचर के बारे में जिस तरह से हमने यहाँ पर जाना, तो देखिए यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है,
लेकिन ये एक तरह से आप पाठ का सार कह सकते हैं कि आपने पाठ का सार यहाँ पर पढ़ा। तो इसको हम अगर नेक्स्ट सेशन में आपकी पाठ्य पुस्तिका से यदि पढ़ें, आपकी पाठ्य पुस्तिका से यदि हम पढ़ें, तो आपको इसमें और भी बहुत सारी बातें पढ़ने को मिलेंगी, बहुत सारी बातें और भी जानने को मिलेंगी सलीम अली जी के बारे में, कि किस तरह से एक बार जो है उनकी जब एक तरह से जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो तब उनकी जो पत्नी थी और किस तरह से वो चिड़िया और जो पक्षी थे उनके घर के आसपास घुमा करते थे, और किस तरह से वो घर की छत पर उनको पानी पिलाया करते थे, उनको दाना डाला करते थे, और बिल्कुल उनके साथ बहुत ही ज्यादा फैमिलियर थे, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे। कोई भी पक्षी जो है, जिस तरह से अगर पक्षी उड़ रहे हैं और आप अगर जाएंगे तो क्या होता है, पक्षी क्या करते हैं, फुर्र से उड़ जाते हैं। लेकिन सलीम अली जी के साथ ऐसा नहीं था। जहां पर भी सलीम अली जी होते थे, क्योंकि पक्षियों का उनके साथ काफी, उनको वो पक्षियों को बिल्कुल दिल से, वो पक्षियों को एक तरह से कनेक्ट थे पक्षियों से, और वो हर तरफ से उनको प्रेम करते थे, उनकी एक तरह से सुरक्षा का ध्यान रखते थे, उनकी सहूलियत का ध्यान रखते थे, उनकी हिफाजत करते थे, और अलग अलग तरह से उनके विषय में भी जानते थे कि किस तरह से वो कहाँ पर अनुकूल प्रतीत हो करेंगे। तो इस कारण जहां पर भी सलीम अली जी होते थे, वहां पर जो है पक्षियों का झुंड जो है अक्सर आ जाया करता था। एक तरह से लगता था कि जैसे वो एक दूसरे के मन की बात को समझते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमने यहाँ पर सलीम अली जी के विषय में पढ़ा, सलीम अली जी के जीवन के बारे में जाना। और इस पार्ट को, अभी इस चैप्टर को आगे हम आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे, तो इसको आप एक बार इस तरह से रिवाइज कर लेंगे घर पर अपनी पाठ्य पुस्तिका से। और उसके बाद जितना भी मैंने यहाँ पर आपको जीवन परिचय बताया है जाबिर हुसैन जी का, जो कि जरूरी जरूरी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं, जैसे कि उनके जन्म के बारे में बताया है, और किस तरह से उनकी शिक्षा के बारे में बताया है कि क्या क्या उनकी शिक्षा रही, क्या क्या उनके कार्य रहे, और उसके बाद उनकी जो लेख जो उन्होंने लिखे हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो इनको आप जरूर नोट डाउन करें। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है, और मैंने आपको बताया कि हम पाठ को कंटिन्यू करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।